नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की। मत्स्य संपदा योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का किया जाएगा निवेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंबाला के वायुसेना अड्डे पर 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप औपचारिक रूप से भारतीय सेना में की शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा भारत की है बड़ी प्राथमिकता। देश में अब तक कोविड-19 के 34 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। राज्य में आए कोविड संक्रमण के 147 नए मामले। प्रदेश में संक्रमण की दर 29% से ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का डिजिटली उद्घाटन किया। उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी, संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है। इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसा अग्रणीय कार्यक्रम है जिसमें मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि निवेश की जाएगी। अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक अतिरिक्त 70 लाख टन मछली उत्पादन बढ़ाना है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी योजनाओं के शुरू करने का उद्देश्य 21वीं शताब्दी के भारत के सभी गांवों को ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा है कि आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के 21 राज्यों में शुरू की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 4-5 वर्ष में इन योजनाओं पर 20,000 से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि सीधे तौर पर देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंकों में जमा करा दिया जाएगा। उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आज देश के 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। इससे खेती के साथ ही अन्य माध्यमों से भी कमाई का अवसर बढ़ेगा। 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप आज अंबाला के वायुसेना अड्डे पर एक विशेष समारोह में भारतीय सेना में शामिल की गई। इस अवसर पर परंपरागत सर्वधर्म पूजा की गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सैन्य बलों की मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी उपस्थित थी। उन्होंने रफाल Su-30 और जगुआर विमानों का प्रदर्शन देखा। इस प्रदर्शन में स्वदेश में निर्मित तेजस और सारंग हेलीकॉप्टर्स,
एरोबेटिक टीम ने भी भाग लिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी इस अवसर पर मौजूद थे। 5 रफाल विमानों की पहली खेप 27 जुलाई को फ्रांस से अंबाला के इस वायुसेना अड्डे पर पहुंची थी। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा भारत की बड़ी प्राथमिकता है और वह अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिस गति से वायुसेना ने अग्रिम चौकियों पर हथियारों की तैनाती की, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम 2 बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IAF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible, and this historic day for the IAF. Formal induction ceremony today also marks the operational induction of this aircraft into. उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के चौखम से लेकर परशुराम कुंड तक 2 लेन की सड़क के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य के संबंध में मुख्य सचिव, योजना सचिव, लोहित और नामसाई जिले के जिला उपायुक्तों, BRTF और भू प्रबंधक विभाग के सचिव के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन से इस महत्वपूर्ण सड़क के DPR को जल्द अंतिम रूप देने और संबंधित जिलों के उपायुक्तों से सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य को त्वरित गति से पूरा करने को कहा। बैठक के दौरान मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बताया कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन लोहित और नामसाई जिले में बांस से अगरबत्ती के स्टिक बनाने की इकाई की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने को तैयार है। उन्होंने इन दोनों जिलों के उपायुक्तों से इस परियोजना के लिए बांस की प्रजातियों और कारीगरों की उपलब्धता का अध्ययन करने को कहा। वेस्ट सियांग जिले के सबसे बड़े गांव दाराक में जाने के लिए बने हुए मार्ग की मरम्मत के लिए स्थानीय लोग एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। करीब 4 किलोमीटर लंबा यह मार्ग वर्ष 2008 में बनाकर तैयार हुआ था। हुमगो रिगो डिग बोगदो समिति के सचिव जुमली एते ने बताया कि इस मार्ग की मरम्मत के लिए स्थानीय लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। सड़क के पुनः निर्माण के लिए जरूरी सामानों की खरीद भी लोगों के सहयोग से की गई है। हमारा दरका वासियों के लिए इसको सबसे हम लोग ये इम्पोर्टेंट मान के ये रास्ता को माना जाता है बस्ती में। और ये रास्ता नहीं होने से हम लोग का बस्ती वाला पानी खेती जाने के लिए यही रास्ता से जाता है, आलम जाने के लिए भी यही से जाता है। और SFS इस कॉलेज
वहाँ में हाइडल में है, वहाँ जाने के लिए भी शॉर्ट है। यहाँ से जाने से जो गाड़ी घोड़ा नहीं है उसके लिए भी ये रास्ता से ही हम लोग बस्ती वाला जाता है। रास्ता ऐसे खराब हो गया कि गाड़ी चलने का लायक नहीं है, बाइक तक भी चलने का लायक नहीं हो गया। इस कारण हम गांव वालों सब ने मिलके आज काम। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 77.74% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 72,939 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 34,71,783 मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.58% रह गई है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। वर्तमान में मृत्यु दर 1.68% पर आ गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 95,735 कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल देश में 9,19,018 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,172 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 75,062 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,29,756 लोगों की जांच की गई है। पूरे देश में अब तक 5,29,00,000 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 1,686 हो गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने और ICMR ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में सिम्टोमेटिक नेगेटिव आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट किया जाना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से हर जिले में एक निगरानी व्यवस्था बनाने के लिए कहा है ताकि नियमित रूप से कोविड मामलों का विश्लेषण किया जा सके। राज्य में बुधवार को कोविड-19 संक्रमण के 147 नए मामले सामने आए, जबकि 183 व्यक्तियों के स्वस्थ हो जाने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1,630 है और अब तक 3,906 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। कल दर्ज किए गए नए मामलों में राजधानी ईटानगर से सबसे अधिक 51 मामले, लोअर दिबांग वैली से 15, ईस्ट सियांग, वेस्ट कामेंग और चांगलांग जिले से 11 मामले, वेस्ट सियांग जिले से 9, लोअर सुबनसिरी जिले से 7 और पापुमपारे जिले से 5 मामले सामने आए हैं। जबकि लेपारादा और अपर सुबनसिरी जिले से 4, लोहित, ईस्ट कामेंग, तिराप और अपर सियांग जिले से 3 मामले सामने आए हैं। इस बीच राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों यानी पॉजिटिव दर 29.56% बनी हुई है, जबकि स्वस्थ होने वालों की दर 70% से ज्यादा है। इधर आगामी 14 और 15 सितंबर को आयोजित होने वाली अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए NDRF की 12वीं बटालियन द्वारा आज आयोग के परिसर में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इधर राजधानी ईटानगर के अशोका होटल में स्थापित कोविड जांच केंद्र में आज राज्य के वित्त विभाग के कर्मियों और मीडिया कर्मियों की जांच की गई। स्वास्थ्य अधिकारी ताहन मिजे ने बताया कि कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों और आम लोगों से निर्धारित शुल्क लेकर RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हम लोग का यहाँ का पॉजिटिव केस ज़्यादा निकल रहा है। सेक्टर स्पेशली कुछ सेक्टर में ज़्यादा, गंगा में तो कंटेनमेंट जोन भी डिक्लेयर किया है, तो इसलिए बहुत केस बढ़ रहा है। बहुत लोग रिलेक्टेंट है मानी मास्क यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और अननेसेसरी बाहर जाते रहना, बार इधर उधर घूमते रहना। तो उसमें क्या होता है कि इसका वजह से सिम्टम नहीं होने से भी बहुत लोग का, यूथ लोग का स्पेशली पॉजिटिव है, फिर भी एसिम्टोमेटिक है, इसका कुछ बीमार नहीं है, लेकिन उसको उससे फैलता है। फैल के परिवार में कोई बुरी होगा, इम्यूनिटी कमती वाला बच्चा होगा, छोटा बच्चा, इसमें लगने से सीरियस होगा, कोई मर भी सकता है। अपर सुबनसिरी जिले की आशा कर्मियों ने केंद्र और राज्य सरकार से समय पर मानदेय जारी करने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि कोविड-19 के दौरान आशा कर्मियों का कार्य काफी बढ़ गया है और उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिलने से परिवार की जिम्मेदारियों के साथ कोविड ड्यूटी में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आशा कर्मियों ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अधिक है और कई महीनों से मानदेय नहीं मिल पाने से घर को चलाना मुश्किल हो रहा है। जिले के DRCH
ओ डॉक्टर गामिक हंकर ने कहा कि आशा वर्कर्स द्वारा अस्पतालों में डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मानदेय के भुगतान के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। हमारा रिकॉर्ड के हिसाब से जो रूटीन इंसेंटिव्स होता है वो एज पर फंड अवेलेबिलिटी हम लोग ने जुलाई 2019 तक क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा आसास का बहुत सारा इंसेंटिव्स होता है, जैसे कि आसास लोग बोल रहे थे कि उनको वो होम डिलीवरी करवाते हैं। एक्चुअली आसास आर नॉट सपोज टू कंडक्ट होम डिलीवरी, वो उनको कंडक्ट करना नहीं होता है, इट्स आउट ऑफ देयर परव्यू ऑफ ड्यूटी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।